बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिनों पहले मेरे पास एक पेशेंट आया राइट शोल्डर पेन के साथ। उसने कंप्लेन की कि डॉक्टर साहब मेरे राइट शोल्डर में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। स्पेशली जब मैं कपड़े चेंज कर रहा होता हूँ तो उस टाइम पे आस्तीन पहनते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा, जब मैं हाथ को ऐसे ऊपर करता हूँ आस्तीन पहनते वक्त, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। मैं इस कंधे के ऊपर लेट नहीं सकता। रात को मैं जब इस साइड इस करवट लेटता हूँ तो बहुत ज़्यादा शदीद पेन होता है। मैं अपने इस हाथ को अपने कमर के पीछे नहीं लेके जा सकता सीवियर पेन की वजह से। जब भी मेरा शोल्डर किसी भी चीज़ के साथ हिट करता है, लगता है किसी भी चीज़ के साथ, तो मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। उस पेशेंट की एज जो थी वो 40 टू 45 के लगभग, इस रेंज रेंज में थी उसकी एज, और वो डायबिटिक भी था। तो ये सारी हिस्ट्री लेने के बाद मेरा माइंड जो है वो 70 टू 80% जो है वो फ्रोज़न शोल्डर, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस या जाम कंधा की तरफ गया। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि फ्रोज़न शोल्डर, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, कंधे का जाम होना या जाम कंधा किसे कहते हैं, इसकी वजूहात क्या है, और बहुत ही आसान तरीके इलाज जो है वो मैं आपको बताऊंगा। घर में आप परफॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उससे अफाका होगा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मोस्टली ये कंडीशन जो है वो मिसडायग्नोस्ड होती है। पेशेंट जो है वो मेडिसिन्स काफ़ी अरसे से यूज़ करते आ रहे होते हैं। टेम्परेरी रिलीफ उनको मिल रहा होता है लेकिन परमानेंट सोल्यूशन उनका नहीं होता। तो आज हम इसका परमानेंट सोल्यूशन देखेंगे। फ्रोज़न शोल्डर, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, जाम कंधा या कंधे का जाम होना, ये सारे नाम एक ही कंडीशन के हैं, एक ही प्रॉब्लम के हैं। मतलब ये है कि जो कंधा है वो फ्रीज हो चुका है, वो जाम हो चुका है। उसमें जो हरकत पहले थी, जो मूवमेंट पहले थी, अब वो मूवमेंट नहीं है, वो कम हो चुकी है किसी भी वजह से। तो इस कंडीशन को हम जाम कंधा, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस या कंधे का जाम होना कहेंगे। कैसे होता है? नाम से ज़ाहिर है फ्रीज। फ्रीज क्यों होता है? हम जब भी अपनी शोल्डर की मूवमेंट को रोकेंगे किसी भी वजह से, तो हमारा शोल्डर जॉइंट आहिस्ता आहिस्ता उसकी कैपेबिलिटी कम होती जाएगी। ये शोल्डर जॉइंट है, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको कैप्सूल कहते हैं। तो वो कवरिंग बहुत ज़्यादा लूज़ होती है। हम ज़्यादा वाइड रेंजेस में, ज़्यादा रेंजेस में अपने शोल्डर जॉइंट को मूव कर रहे होते हैं, हरकत दे रहे होते हैं, क्योंकि हमारा सारा काम हम हाथों से कर रहे होते हैं। तो हर डायरेक्शन में इस हाथ को हम मूव कर रहे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट भी शोल्डर जॉइंट में होती है। बॉडी में जितने जॉइंट हैं सबसे ज़्यादा मूवमेंट शोल्डर जॉइंट में होती है। तो क्योंकि हमारी नीड इतनी है, तो हम जब भी इस मूवमेंट को रोकेंगे किसी भी वजह से, तो फ्रोज़न शोल्डर डिवेलप होगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पेशेंट का फ्रैक्चर हो जाए अपर आर्म में या लोअर आर्म में, उस फ्रैक्चर की वजह से वो अपने हाथ, डॉक्टर स्लिंग देता है, प्लास्टर लगाता है, तो उसका हाथ 1 महीने तक वो उसको होल्ड कर लेता है, उसकी उसमें मोबिलिटी कम कर लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्चर वाले साइड पे हीलिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए। तो उस मोबिलिटी को कम करने की वजह से शोल्डर आहिस्ता आहिस्ता फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। या पट्टों की इंजरी, जो रोटेटर कफ मसल्स हैं, उसमें से किसी 4 मसल्स है रोटेटर कफ के, उसमें से किसी एक मसल की भी इंजरी होगी, तो उस इंजरी की वजह से, उस पेन की वजह से पेशेंट क्या करेगा, अपने हाथ को ज़्यादा रेंजेस में मूव नहीं करेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता फ्रोज़न शोल्डर डिवेलप होने के चांसेस है। तो इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि फ्रोज़न शोल्डर की सबसे बड़ी काज जो है वो इमोबिलिटी है, इमोबिलाइजेशन है। इसके अलावा जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं उनमें भी फ्रोज़न शोल्डर डिवेलप होता है, जिसको हम इडियोपैथिक फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं। इडियोपैथिक क्यों कहते हैं? क्योंकि एग्जैक्ट काज इसका अननोन है। बाकी इमोबिलिटी हो सकती है, जिस तरह के स्ट्रोक का पेशेंट है, फालिज का पेशेंट है, उसका जो साइड पैरालाइज होता है उसमें मूवमेंट कम होती है, तो उनमें फ्रोज़न शोल्डर डिवेलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फ्रोज़न शोल्डर पार्किंसन डिजीज़ वाले पेशेंट में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है कि फ्रोज़न शोल्डर डिवेलप हो, या किसी भी इंजरी की वजह से जब हम अपने हाथ की मूवमेंट को रोकेंगे तो फ्रोज़न शोल्डर डिवेलप हो सकता है। आप ज़हन में ये रखें कि फ्रोज़न शोल्डर ज़्यादातर कॉमन है 40 साल से एबाव उम्र के लोगों में। 40 साल से कम उम्र के लोगों में भी हो सकता है, अगर कोई उनको इंजरी होती है और इंजरी के बाद वो इमोबिलाइज करते हैं तो उनमें होता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस जो है ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं।
फ्रोज़न शोल्डर का जो दौरानिया है वो कंसिडर किया जाता है 6 महीने से 2 साल तक। 1.5 साल के अरसे में भी लोग रिकवर कर जाते हैं, और अगर जितना जल्दी ये कंडीशन डायग्नोस होगा उतनी जल्दी इसकी रिकवरी जो है वो फास्ट होती है। इसके 3 स्टेजेस हैं। अर्ली फ्रोज़न शोल्डर जो होता है वो 6 मंथ तक होता है। इसमें क्या हो रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता फ्रोज़न शोल्डर जो है वो डेवलप होना शुरू होता है, और इसमें इनिशियली पेन कम होता है, लेकिन फर्स्ट स्टेज के एंड पे पेन ज़्यादा हो जाता है। स्टेज 2 में जो 6 मंथ का पीरियड होता है उसमें पेन ज़्यादा होता है और पेशेंट अपने शोल्डर को मूव नहीं कर पाता। फिर स्टेज 3 में जो कि 6 मंथ टू 1 ईयर तक प्रोसीड कर सकता है, वो रिकवरी स्टेज है। आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट जो है वो रिकवर करना शुरू कर देता है। अब हम डायग्नोसिस की तरफ आते हैं। ज़्यादातर डायग्नोसिस जो होती है वो क्लिनिकल होती है, क्योंकि जब भी आप कोई एक्सरे या कोई भी लैब इन्वेस्टिगेशंस करेंगे तो उसमें कुछ नहीं आएगा, क्योंकि फ्रोज़न शोल्डर एक फिज़िकल डिजीज़ है। मतलब ये है कि कैप्सूल टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से रेंज जो है वो कम हो जाती है। तो जिस तरह मैंने आपके साथ एक केस डिस्कस किया कि शोल्डर की रेंज, ज़्यादातर जो रेंज कम होगी, ये आप जहन में रखें कि यही क्राइटेरिया हम यूज़ करते हैं फ्रोज़न शोल्डर को डायग्नोस करने के लिए। फ्लेक्शन, आगे की तरफ हाथ उठाना उसका लिमिटेड होगा। एबडक्शन, ऐसे हाथ उठाना उनका बहुत ज़्यादा लिमिटेड होगा। और एक्सटर्नल रोटेशन, हाथ को अगर वो ऐसे उठाए तो बहुत ज़्यादा लिमिटेशन होगी। और बाकी लिमिटेशन भी हो सकती है, मतलब हाथ को कमर के पीछे लेके जाना या हाथ को पीछे लेके जाना, सीधा सीधा पीछे लेके जाना, इनमें लिमिटेशंस भी हो सकती हैं। तो एक तो ये रेंज का कम हो जाना, दूसरा साथ में अगर डायबिटीज़ है या हिस्ट्री ऑफ इमोबिलाइजेशन, सर्जरी के बाद, फ्रैक्चर के बाद अगर उसने हाथ को इमोबिलाइज किया हुआ है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस पेशेंट में फ्रोज़न शोल्डर है, इसको जाम, इसका कंधा जाम है या इसको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस है। अब हम आते हैं फ्रोज़न शोल्डर की ट्रीटमेंट की तरफ। बहुत ही आसान ट्रीटमेंट है। आपने माइंड में ये रखना है कि फ्रोज़न शोल्डर की ट्रीटमेंट जब स्टार्ट होती है तो ये सडनली रिकवर नहीं करता, एकदम ही ठीक नहीं होता, इस पे टाइम चाहिए होता है। डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे पेशेंट है। मतलब 3 महीने से 6 महीने तक इसका ये ट्रीटमेंट अगर ये कंटिन्यू करेगा तो फ्रोज़न शोल्डर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करेगा। तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेज बताता हूँ। आप पेन किलर, एनसेड्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ जहन में ये रखें वो परमानेंट रिलीफ नहीं है, वो टेम्परेरी रिलीफ है। आपने कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेज, कुछ स्पेशल डायरेक्शंस में अपने हाथ को मूव करना है, जिसकी वजह से आपकी ये कंडीशन जो है ये बेहतर हो सकती है। तो चलिए एक्सरसाइजेज देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपने पेशेंट को कहना है कि अपने शोल्डर जॉइंट को थोड़ा सा हीट दें। मतलब 10 मिनट के लिए सुबह, 10 मिनट के लिए शाम, 2 टाइम ये सारी एक्सरसाइजेज करनी है। सबसे पहले शोल्डर को हीट अप करना है। हीट अप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर नमक गर्म करके किसी कपड़े में लपेट के रख दिया, या पानी गर्म करके किसी बोतल में या किसी मशकीज़े में, किसी भी चीज़ में गर्म पानी वो यहाँ पर रख दिया, ताकि हीट प्रोवाइड हो। हीट देने के बाद आप एक्सरसाइजेज जब शुरू करते हैं, उससे पहले आपने पहले हीट देना है और उसके बाद कुछ एक्टिव एक्सरसाइजेज करनी है। फॉर एग्जांपल, एक्टिव एक्सरसाइजेज कैसे, आप हाथ को थोड़ा सा आगे पीछे मूव करें, थोड़ा सा साइड पे मूव करें, थोड़ा सा ऊपर नीचे मूव करें। फिर उसके बाद थोड़ा सा आपका शोल्डर रिलैक्स होगा, उसके बाद ही आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज ये है कि आपने किसी टेबल के साइड पे खड़े होना है और पेशेंट कहना है कि आप आगे की तरफ झुकें, और जो लेफ्ट हैंड है, मतलब राइट शोल्डर का प्रॉब्लम है, तो लेफ्ट हैंड को ऐसे सीधा रखना है और राइट आर्म को तेज़ी के साथ आगे पीछे मूव करना है। ठीक है, और ये ज़हन में रखें कि जब भी वो आगे की तरफ मूव करेगा तो एंड रेंज तक जाए, आखिर तक जाए, और पुश दे हाथ को। थोड़ा सा पेन होना चाहिए एंड रेंज पे। अगर पेन नहीं होता, पेशेंट पेन को अवॉइड कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि उसकी कंडीशन ठीक नहीं होगी। फिर आपने इसी पोजीशन में साइडवेज मूव करना है, ये मूव करना है। ठीक है, 5 मिनट तक ईच एक्सरसाइज आपने परफॉर्म करनी है। फिर आप पेशेंट को कहें कि दोनों हाथों को ऐसे करें और फुल इन साइड पे मूव करें, ऐसे इंटरनल रोटेशन में मूव करें और फिर एक्सटर्नल रोटेशन में। तो थोड़ा सा फास्ट और तेज़ी के साथ मूव करें। 5 मिनट तक तकरीबन ये एक्सरसाइज करें। इसके दौरान आप रेस्ट भी कर सकते हैं, फिर उठाएं, ऊपर मूव करें, फिर रेस्ट कर लें, फिर उठाएं। 5 मिनट तक ये करें। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने कोई भी बेल्ट वगैरह कोई भी चीज़ लेनी है और हाथ को ऐसे ये होल्ड करना है।
ये होल्ड करना है और तेज़ी के साथ इस हाथ के साथ अपने लेफ़्ट हैंड के साथ राइट हैंड को खींचना है। ये होल्ड करना है थोड़ी देर के लिए, फिर ऐसे मूव करना है। ये खींचना है, होल्ड करना है, फिर मूव करना है। ठीक है, राइट हैंड की हेल्प से आपने लेफ़्ट हैंड की हेल्प से अपने राइट हैंड को पुल करना है। फिर इस हाथ को नीचे करें, ठीक है, इसी पोजीशन में इस हाथ को नीचे करें ये, और यहाँ से आप लेफ़्ट हैंड के थ्रू अपने राइट हैंड को ऊपर पुल करें। होल्ड कर ले 10 सेकंड तक, फिर वापस मूव करें, फिर पुल करें 10 सेकंड तक, होल्ड करें, फिर वापस मूव करें। इसके बाद आपने क्या करना है, तकरीबन 5 मिनट तक ये एक्सरसाइज कंटिन्यू करें। इसके बाद आप अपने हाथ को किसी भी वॉल के ऊपर रखें और ऐसे स्लाइड करें, ऊपर स्लाइड करें या ऐसे मूव करें और फुल रेंज में आप ऊपर तक जाएं और थोड़ा सा प्रेस करें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने दोनों हाथों को ऐसे करना है और दोनों शोल्डर्स को नीचे मूव करना है, ऐसे इंटरनल रोटेशन फिर एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन फिर एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है, जो भी एक्सरसाइज आप परफॉर्म करेंगे आपने कोशिश ही करनी है कि अपने चेस्ट को स्ट्रेट रखें, अपने शोल्डर्स को थोड़े से पीछे रखें। ये एक्सरसाइज आप परफॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपकी कंडीशन बेहतर होगी और ये परमानेंट सोल्यूशन है फ्रोज़न शोल्डर का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।